आज हम एक एक सफर पर चलेंगे। एक आइडिया के जन्म से लेकर उसके एक मजबूत भरोसेमंद प्रोडक्ट बनने तक का सफर। और इस सफर का आप कह सकते हैं सबसे जरूरी पड़ाव है फॉर्मेटिंग चरण। ये वो स्टेज है जहां एक कच्चे हीरे को तराश कर एक चमकदार गहना बनाया जाता है। आज हम इसी चरण को समझने के लिए फॉर्मेटिंग फेज इन टैक्सशिला टेक्नोलॉजी परफेक्टिंग इनोवेशन फॉर प्रोडक्शन शीर्षक वाले लेख की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक ब्रिलियंट आइडिया को सिर्फ काम करने वाली चीज से भरोसेमंद चीज बनाया जाता है। मतलब फाइनल टचेस या पॉलिशिंग नहीं है। तक्षशिला टेक्नोलॉजी के 7 चरणों वाले मॉडल में ये 5वां और मैं कहूंगी सबसे अहम पड़ाव है। इनोवेटिव फेज के ठीक बाद जहां आप ये साबित करते हैं कि आपका आइडिया काम कर सकता है। लेकिन फॉर्मेटिंग फेज वो पुल है जो आपके प्रोटोटाइप को मार्केट तक ले जाता है। और सच कहूं तो इस पुल के बिना सबसे बेहतरीन आइडिया भी एक लैब एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाता है। तो चलिए फिर इस पुल को पार करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले ये फॉर्मेटिंग चरण है क्या, मतलब सीधी सरल भाषा में ये इनोवेटिव चरण से अलग कैसे है? अच्छा सवाल है। बेसिकली ये वो स्टेज है जहां एक एक्सपेरिमेंटल आइडिया को एक प्रोडक्शन रेडी टेक्नोलॉजी में बदला जाता है। यहां आकर आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पे क्वालिटी, यूजेबिलिटी और परफॉर्मेंस के नियम लागू होते हैं। दोनों के बीच का फर्क समझने का सबसे अच्छा तरीका इस लेख में दी गई एक लाइन है। इनोवेटिव चरण ये साबित करता है कि कुछ काम कर सकता है, जबकि फॉर्मेटिंग चरण ये साबित करता है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। वाह, काम कर सकता है और भरोसा किया जा सकता है। इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। मुझे याद आ गया, मैंने एक नया फोटो एडिटिंग ऐप डाउनलोड किया था। आइडिया बहुत कमाल का था, फिल्टर भी जबरदस्त थे, पर वो हर 5 मिनट में क्रैश हो जाता था। तो वो काम कर सकता था, पर मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने उसे डिलीट कर दिया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वही फर्क है। इनोवेटिव चरण में आपको आज़ादी होती है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन फॉर्मेटिंग चरण में वो आज़ादी ख़त्म हो जाती है। अब स्ट्रक्चर्ड यूज़र टेस्टिंग, यूजेबिलिटी डिज़ाइन और क्वालिटी एश्योरेंस जैसी गंभीर प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। अब मकसद सिर्फ ये नहीं कि फीचर काम करे, बल्कि ये है कि वो हर बार हर किसी के लिए बिना किसी गड़बड़ी के काम करे। इस लेख में इस पूरी प्रक्रिया को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है, उत्पादन का इंद्रधनुष या प्रोडक्शन रेनबो। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये है क्या असल में? इसमें कौन कौन से रंग हैं? हाँ, ये नाम थोड़ा काव्यात्मक है, पर ये रूपक काफी सटीक बैठता है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी मल्टी डायमेंशनल है। इसका कह सकते हैं पहला रंग है वर्कड आउट डिजाइन। इसका मतलब है कि अब आप आर्किटेक्चर, इंटरफेस और सारे कंपोनेंट्स को फाइन ट्यून करते हैं ताकि सब कुछ एक साथ मिलकर मक्खन की तरह चले। अब जुगाड़ वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो हुई बनाने वालों की बात, पर इसका इस्तेमाल करने वालों का क्या? वो इस कहानी में कहाँ आते हैं? अरे वो तो इस कहानी के हीरो हैं। इंद्रधनुष का दूसरा और सबसे जरूरी रंग है यूजर टेस्टिंग। यहाँ असली दुनिया के लोगों को प्रोडक्ट दिया जाता है। इसमें पहले होती है अल्फा टेस्टिंग, जो अक्सर कंपनी के अंदर के लोग करते हैं ताकि मोटी मोटी गड़बड़ियां पकड़ में आ जाए। फिर होती है बीटा टेस्टिंग, जहां प्रोडक्ट को बाहर के कुछ चुनिंदा यूजर्स को दिया जाता है और उनका जो फीडबैक होता है वो सोने की तरह कीमती होता है। अच्छा, और लेख में गोटू का भी जिक्र है, GOTO। ये क्या चीज है? गोटू का मतलब है गोल ओरिएंटेड टास्क ऑपरेशंस। ये इंद्रधनुष का तीसरा रंग है। ये एक मिनट, ये जो गोटू है ये तो किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसा ही लग रहा है। इसमें तक्षशिला वाली क्या खास बात है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। सतह पर यह वैसा ही लगता है, लेकिन एक गहरा फर्क है। ज्यादातर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम टास्क्स पूरे करते हैं ना। गोटू में हर टास्क का एक बहुत ही स्पष्ट और सीधे तौर पर गोल से जुड़ा होना जरूरी है। अगर किसी काम से यूजर का अनुभव बेहतर नहीं हो रहा या प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी नहीं बढ़ रही, तो वो काम गोटू के तहत नहीं किया जाएगा। हर कदम का एक मकसद होता है। तो गोटू का मतलब हुआ कि हर छोटे से छोटा काम भी एक बड़े मकसद से जुड़ा है। जैसे एक घड़ी बनाने वाला हर पुर्जा इसलिए नहीं लगाता कि वो अच्छा दिखता है, बल्कि इसलिए कि वो सही समय बताने में मदद करेगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बेहतरीन उदाहरण, बिल्कुल यही मतलब है। और इस इंद्रधनुष का आखिरी रंग है मूल्यवर्धित विकास, यानी वैल्यू एडेड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि आप सिर्फ कमियों को ठीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि फीचर्स को और बेहतर बना रहे हैं ताकि वो यूजर को असल दुनिया में और ज्यादा वैल्यू दें। जैसे अगर आपका ऐप बैटरी बहुत खाता है तो इस चरण में आप उसे ऑप्टिमाइज करेंगे। ये एक वैल्यू एडिशन है। तो ये है
उत्पादन का इंद्रधनुष, वर्कड आउट डिजाइन, यूजर टेस्टिंग, गो टू और वैल्यू एडेड डेवलपमेंट। लेकिन इस इंद्रधनुष को बनाने वाले कलाकार कौन हैं? ये काम कौन करता है? लेख में उन्हें एक बहुत खास नाम दिया गया है, तक्षशिला ट्रांसफॉर्मर्स। ये कोई सुपर हीरो है क्या? सुपर हीरो तो नहीं, लेकिन अपने काम में माहिर जरूर है। तक्षशिला ट्रांसफॉर्मर्स वो लोग हैं जो इस फॉर्मेटिंग चरण को अंजाम देते हैं। ये बहुत ज्यादा कुशल और काम पर फोकस करने वाले लोग होते हैं। वो सिर्फ इंजीनियर या डिजाइनर नहीं होते, बल्कि सिस्टम बनाने वाले और क्वालिटी कंट्रोलर का मिला जुला रूप होते हैं। उनका काम सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि एक कच्चे आइडिया को एक मानक, भरोसेमंद प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। और क्या चीज उन्हें खास बनाती है? वो ऐसा क्या करते हैं जो इनोवेटिव चरण वाले लोग नहीं कर पाते? इस लेख में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र है, ब्रेन पेज प्रोसेसिंग। ट्रांसफॉर्मर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने पिछले चरणों में उस टेक्नोलॉजी पर इतना काम किया होता है कि उसका पूरा नक्शा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में छप चुका होता है। ब्रेन पेज प्रोसेसिंग, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। ब्रेन पेज प्रोसेसिंग को ऐसे समझिए जैसे कोई बावर्ची है जिसे अपनी सबसे खास रेसिपी दिल से याद है। उसे रेसिपी की किताब देखने की जरूरत नहीं, उसके दिमाग में पहले से ही पूरी प्रक्रिया का नक्शा बना हुआ है। वो आंख बंद करके भी बता सकती है कि अगला मसाला कौन सा डालना है। ट्रांसफॉर्मर्स भी तकनीक को इसी तरह अंदर से समझते हैं। वो उसे एक बाहरी चीज की तरह नहीं, बल्कि अपने दिमाग के एक हिस्से की तरह देखते हैं, और इसी वजह से वो कमियों को बहुत तेजी से पकड़ते हैं। अब ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मतलब आप कह रही हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने का ताल्लुक सिर्फ कोडिंग या इंजीनियरिंग से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से है। ये कैसे होता है? ये चरण न्यूरोसाइंस से कैसे जुड़ता है? ये इस लेख का सबसे आकर्षक हिस्सा है। ये सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये एक न्यूरोसाइंटिफिक प्रक्रिया भी है। इस चरण में हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। पहला है सेरेबेलम। ये हमारे दिमाग के पीछे का हिस्सा होता है, जो हमारे मोटर स्किल्स में सटीकता और परफेक्शन लाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे कोई संगीतकार बार बार रियाज करके अपनी उंगलियों को साज पर साध लेता है। बिल्कुल वही काम सेरेबेलम यहाँ टेक्नोलॉजी के लिए करता है। बार बार टेस्टिंग और सुधार से वो प्रोसेस में से गलतियों को हटाकर उसे सटीक बनाता है। दूसरा हिस्सा है बेसल गैंग्लिया। ये दिमाग के बीच में होता है और इसका काम है पैटर्न को पहचानना और आदतों को मजबूत करना। जब कोई प्रक्रिया बार बार सही तरीके से की जाती है, तो बेसल गैंग्लिया उसे एक ऑटोमेटिक आदत बना देता है। इससे प्रोडक्ट का प्रदर्शन स्थिर हो जाता है। यानी जैसे जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में बहुत ध्यान देना पड़ता है, पर धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। हम गियर बदलने या ब्रेक लगाने के बारे में सोचते भी नहीं। एकदम सही। और तीसरा है सेंसोरी मोटर फीडबैक सिस्टम। ये हमारे दिमाग का वो सिस्टम है जो हमें बताता है कि हमारे एक्शन का नतीजा क्या हुआ, और उस नतीजे के आधार पर हम अपने एक्शन को सुधारते हैं। फॉर्मेटिंग चरण में यूजर का फीडबैक इसी सिस्टम की तरह काम करता है। यूजर बताता है कि क्या गड़बड़ है और ट्रांसफॉर्मर्स उसे सुधारते हैं। ये तो कमाल है। तो हम दिमाग, इंद्रधनुष और ट्रांसफॉर्मर्स की बात कर चुके हैं, लेकिन आखिर में बिजनेस की दुनिया तो नंबरों से चलती है ना? तो इस चरण में सफलता को मापा कैसे जाता है? क्या लेख में कुछ खास KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जिक्र है? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। बिना माप के सुधार अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। लेख में 5 मुख्य KPIs बताए गए हैं। पहला है यूजेबिलिटी क्लैरिटी KPI। ये मापता है कि यूजर कितनी आसानी से प्रोडक्ट को समझ और इस्तेमाल कर पा रहा है। क्या वो कंफ्यूज हो रहा है? ठीक है। और दूसरा KPI? दूसरा है स्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी KPI। ये मापता है कि प्रोडक्ट कितनी बार क्रैश होता है, या क्या वो हर बार इस्तेमाल करने पर एक जैसा कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। तीसरा है एरर रिडक्शन KPI, जो सीधा सीधा ये देखता है कि प्रोडक्ट में कितने बग्स रह गए हैं और उन्हें कितनी तेजी से दूर किया जा रहा है। ये तीनों तो काफी हद तक टेक्नोलॉजी पर फोकस लगते हैं। यूजर के फीडबैक का क्या? ये मापता है कि यूजर से मिली शिकायतों या सुझावों पर कितनी तेजी से और कितनी अच्छी तरह से काम किया जा रहा है,
और यहीं पर ज्यादातर कंपनियां गलती करती हैं। क्या मतलब, क्या गलती करती हैं? लेख के मुताबिक सबसे बड़ी गलती ये है कि टीमें सिर्फ तकनीकी गलतियों यानी एरर रिडक्शन केपीआई पर ध्यान देती हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने सारे बग्स ठीक कर दिए तो प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाएगा, जबकि असली जादू तब होता है जब आप यूजर के फीडबैक को तेजी से शामिल करते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई बग ना हो लेकिन वो यूजर की किसी काम का ना हो, वो फेल हो जाएगा। इसके उलट एक प्रोडक्ट जिसमें छोटे मोटे बग्स हों लेकिन वो यूजर की सबसे बड़ी समस्या सुलझा रहा हो, वो हिट हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा सबक है। और पांचवा और आखिरी केपीआई? वो इन सब का निचोड़ है, प्रोडक्शन रेडीनेस केपीआई। ये एक तरह का फाइनल स्कोर कार्ड है जो बताता है कि क्या प्रोडक्ट अब असल दुनिया में लाखों लोगों के सामने लॉन्च होने के लिए तैयार है। क्या वो अगले यानी तक्षशिला चरण में जाने के काबिल है? तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि फॉर्मेटिंग चरण किसी भी आइडिया को मार्केट के लिए तैयार, भरोसेमंद प्रोडक्ट में बदलने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ ऊपर से रंग रोगन करना नहीं है, बल्कि क्वालिटी, यूजर के अनुभव और यहां तक कि हमारे दिमाग के विज्ञान पर आधारित एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये इनोवेशन और बाजार के बीच का गेटवे है। एक मजबूत फॉर्मेटिंग चरण के बिना सबसे क्रांतिकारी विचार भी असल दुनिया की मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते। यही वो चरण है जो अगले तक्षशिला चरण के लिए एक मजबूत नींव रखता है, जहां प्रोडक्ट को मार्केट के गलाकाट प्रतिस्पर्धा में लगातार बेहतर बनाना होता है। ये ग्लैमरस काम नहीं है, लेकिन सफलता इसी पर टिकी है। ये वाकई किसी भी इनोवेशन की सफलता के लिए एक निर्णायक पड़ाव है। चलिए आज की इस बातचीत को हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपनी निजी या प्रोफेशनल जिंदगी के प्रोजेक्ट्स में इस तरह का एक कठोर फॉर्मेटिंग चरण लागू करें, तो पूरा हो गया या तैयार है का हमारा मतलब कैसे बदल सकता है।